अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, MSA 2 का सेशन स्टार्ट करते हैं। सर फुरकान हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। जी। और आज का एजेंडा पहले हम लिखेंगे। MSA 2 दिसंबर 25 अटेम्प्ट के लिए हम बैठे हैं। सर आवाज क्लियर है ना? बस ये जी कंफर्म मुझे कर दें। आपकी आवाज़ क्लियर है। अच्छा, बाकी लोग भी कंफर्म कर दें जी। आप सबको चैट के थ्रू कंफर्म कर दें, आवाज़ भी आ रही है हमारी और स्क्रीन भी आ रही है। ठीक है जी। ओके, और बाकी लोग भी क्लियर कर दें। ठीक है, मुनीबा कह रहे हैं ओके है, मोहम्मद तला कह रहे हैं ओके है, ठीक है। बाकी लोग भी कर। अच्छा, अब जरा पहले हम एजेंडा डिस्कस करते हैं। क्विकली क्विकली मेरे साथ सर फुरकान मौजूद हैं जी। सर फुरकान और मैं बहुत काफ़ी अरसे से MSA 2 पढ़ा रहे हैं। एंड मुझे खुद टीचिंग करते हुए CA फाइनल की टीचिंग करते हुए अलहमदिल्ला 10 ईयर्स हो रहे हैं। 10 ईयर्स प्लस इनफैक्ट 11 ईयर्स हो जाएंगे इस अगस्त में। और सर फुरकान भी हमारे साथ 2021 से पढ़ा रहा है, कैसे हमें 4 ईयर्स हो जाएंगे। हमारी 8वीं या 9वीं अटेम्प्ट है। सर कौन सी अटेम्प्ट है हमारी MSA 2 की है? मेरे ख्याल से 21 में हमने शुरू किया था। तो इट्स 22 23 24 एंड ओ माय गॉड, ये तो माशाल्लाह हमारी 9वीं अटेम्प्ट जो है वो MSA 2 की हो जाएगी। तो खैर, आज का एजेंडा जो है पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ये अटेम्प्ट वैसे तो अगर स्कीम अप्रूव हो जाती तो शायद MSA 2 हमारे पास नहीं होता इस अटेम्प्ट में, और नया केस स्टडी पेपर होता है जिसके लिए हम ऑलरेडी जो है वो काम कर रहे हैं। अलहमदिल्ला बैकग्राउंड पे काम चल रहा है उस पर। बाकी ये कि स्कीम अप्रूव ना होने की वजह से जो है वो अब हम MSA 2 को फॉलो कर रहे हैं। एजेंडे में सबसे पहले मैं बेसिक सा इंट्रोडक्शन MSA 2 का दूंगा। ज़्यादा डिटेल इंट्रोडक्शन नहीं होगा। इसके अलावा एक स्टडी अप्रोच क्या होनी चाहिए, स्पेशली MSA 2 से रिलेटेड, और अगर कोई सेल्फ स्टडी भी करना चाह रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम बात कर लेंगे कि वो क्या करें, इंक्लूडिंग सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स, हाउ टू सेल्फ स्टडी, किन बातों का ख्याल रखना है अगर आप सेल्फ स्टडी करने में भी इंटरेस्टेड हैं, जो कि काफ़ी सारे लोग होते हैं इंटरेस्टेड। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो सर फुरकान ने डिस्कस करना है वो है कॉमन मिस्टेक्स। वो मिस्टेक जो अभी पिछले 2 दिन के फीडबैक से आइडेंटिफाई हुई हैं। सही है। और देन एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस पे मुझे बीच में बात करनी है, ये मैं पहले ही बात कर लूंगा, मिस्टेक लॉग। ये क्या चीज़ है, ये कितने लोग बनाते नहीं बनाते, इस पर मुझे बात करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा ये मिस्टेक लॉग हमारे लिए। और देन फाइनली फाइनली कुछ आपके पास सर फुरकान जो है वो स्टूडेंट्स का चेक मटेरियल भी शेयर करेंगे। सर फुरकान का check material जो आपके सामने स्क्रीन पे अपेयर होगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल है कि MSA 2 के बारे में आप लोगों ने क्या सुना है? कितने लोग ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी लाइव सेशन में कितने लोग ऐसे हैं, ठीक है, ये कि जिन्होंने जो है वो MSA 2 एक बार कम से कम दिया हुआ है? चैट में बता दें, नाम नहीं लेंगे इस बार हम। कितने लोग हम में से ऐसे हैं अभी जो ऑलरेडी MSA 2 को एक बार कम से कम या एक से ज़्यादा बार अटेम्प्ट कर चुके हैं? ओके। और ओके, आप भी हैं। और ठीक है, दिया है, ठीक है, 3 दफ़ा दिया है आपने, ठीक है, ऑलरेडी अटेम्प्टेड है, ओके, ऑलरेडी अटेम्प्टेड है, ओके, आपने ही पेपर दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, 2 बार दिया है आपने, ठीक है, एक बार दिया, सही है। सही है, काफ़ी सारे लोग। अच्छा, बाकी जितने भी लोग हैं मैं एज्यूम कर रहा हूँ फिर वो नए हैं, यानी कि जिन्होंने एक दफ़ा भी MSA 2 नहीं दिया। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी लोग हैं हमारे पास ना आज के सेशन में। ठीक है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट के हैं, ओके, और ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा क्विकली क्विकली लेके चलेंगे, ज़्यादा फिर मैं इंट्रो पर टाइम नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी जो है वो बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो क्या कहते हैं दे चुके हैं MSA 2। देखें जी, MSA 2 की ये तो ये टीचिंग आवर्स तो छोड़ते हैं, इससे ज़्यादा ही हमारा टाइम लग रहा होता है। 40 to 50 आवर्स, 40 to 50% की वेटेज है SPM वाले एरिया की, जो ऑलरेडी अब पास करके आए हुए हैं, क्योंकि अभी पुरानी स्कीम चल रही है तो मैं बात कर सकता हूँ। इसके अलावा BFD और परफॉर्मेंस मेजरमेंट, BFD प्लस परफॉर्मेंस मेजरमेंट की एक ग्रेड है, 35 to 40 मार्क्स की ग्रेड है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए, टेक्स्ट प्लानिंग की ग्रेड है 5 से 15 मार्क्स की, जो लोगों को डिफिकल्ट लगती है, और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एथिक्स की ग्रेड है 5 to 10 मार्क्स की। अच्छा, ये वाला एरिया सर फुरकान कवर करते हैं, ये वाला एरिया भी सर फुरकान कवर करते हैं, और ये D एरिया भी सर फुरकान कवर करते हैं। मेरा जो एरिया है वो ये वाला है, ग्रेड B। ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम पहले इंट्रो देख लेते हैं MSA 2 में क्या क्या है, और फिर इसी से कनेक्टेड फिर सर फुरकान बात करेंगे कि आज हमें इतना एक, अभी हम डिस्कस करते थोड़ी देर पहले कि हंसी आई कि एक बंदे ने बड़ी अजीब सी बात की। ठीक है, तो वो अभी आपसे डिस्कस करते हैं क्या बात की। खैर, तो इसके अंदर एक तो FPM एरिया,
एक इसके अंदर बीएफडी का एरिया है, फिर हम हर किसी की अप्रोच से बात करते हैं। इसके अलावा इसमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया है, जो कि मैं कह सकता हूँ एसपीएम का एरिया, मगर अलग लिखने की वजह है। फिर इसमें आ जाता है टेक्स्ट का एरिया। फिर इसमें आ जाता है एथिक्स का एरिया। और इसमें आ जाता है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एरिया। ये आई थिंक अपनी नेचर का वाहिद पेपर है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऐसा पेपर आई कैप में नहीं था पहले, और आगे भी अब यही यही पेपर है जो आप देखें। एमएसए 1 तो वो शायद खत्म कर देगा, मगर जो केस स्टडी पेपर है उसके अंदर एमएसए 2 का ही कंटेंट जो है जाएगा। मैं आपको वो भी दिखा दूँ। अच्छा, एक चीज़ और भी क्लियर कर लें यार, ये देखें, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है उन लोगों के लिए जिनके लिए जिनको एमएसए 1 2 अटेम्प्ट करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे एमएसए 2 अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे। सही है। तो क्योंकि वो किसी का एसपीएम पास नहीं हुआ, किसी का बीएफडी पास नहीं हुआ, तो आप लोग अगर दे रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं आपको अगर दिखाऊं 1 मिनट के लिए, ये जो नया पेपर आ रहा है ना, ये इट्स मोर हैवियर। ये देखें, इसका प्री एग्जाम ही 24 पेजेस का है। एमएससी 2 का पेपर जो है वो 15-16 पेजेस का होता है। आप देखें, ये इसका 24 पेजेस का जो है वो डॉक्यूमेंट है। आप देख रहे हैं, ये 24 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। 11 ऑफ 20, 23 कह लें चले आप। पहला पेज आप ऐसे लगा लें, देखें 23 पेजेस का ही डॉक्यूमेंट है। सही है। इसके अलावा फिर मॉडल पेपर इसका अलग है, यानी कि क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चंस कितने हैं आपके पास, ये देखें, क्वेश्चंस का अलग डॉक्यूमेंट है। 12 पेजेस के क्वेश्चन। ठीक है। चेक करें अब हो क्या रहा है। पहले एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जो कि केस स्टडी, केस स्टडी, केस स्टडी, केस स्टडी, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। एमएससी 2 में ऐसा नहीं होता, बड़ा केस स्टडी होता है मगर इतना बड़ा नहीं होता। ठीक है। तो 24 पेजेस ये लगा लीजिए, फिर 12 पेजेस ये लगा लीजिए, कितने हो गए, 36 पेजेस हो गए अभी। क्या कहते हैं, ये आप देख लें, तो 36 पेजेस समझे का पेपर हो जाएगा ये। अभी जो पेपर हमारे पास 15-16 पेजेस का होता है वो 36 पेजेस पे चला जाएगा। तो आप मुझे खुद बताएं ईमानदारी से, क्या ये वैसे ही पेपर है? नहीं। और नया पेपर होता है तो वैसे ही अनकंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि इसका कोई पास पेपर नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं, कोई किताब नहीं, कोई पैटर्न नहीं। एमएसए 2 का पूरा पैटर्न लोगों के सामने है, पास पेपर, हिस्ट्री मौजूद है, टीचर्स अच्छे मौजूद हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। जितने भी लोग हैं, चाहे कोई रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, चाहे वो लाइव में बैठा हुआ है आज, कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप इस पेपर को निकाल दें। देखें, क्योंकि आगे पेपर में क्या होने वाला है वी रियली डोंट नो। ठीक है ना, तो थोड़ा सा दिखने से तो हैवी ही लग रहा है। हैवी ही लग रहा है, आसान नहीं लग रहा, ये बात तो तय है। ये बात तो तय है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये मैंने आपके सामने कुछ बातें रख दी हैं। क्या कहते हैं कि क्यों एमएसए 2 हमें निकालना जरूरी है, ये मैं वापस से इस पे आ गया हूँ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया ये एरियाज है। अच्छा, मैं मेरा एरिया कौन सा है जी, मैं ये 2 एरियाज पे काम करूंगा इंशाल्लाह आपके साथ। ठीक है। और बीएफडी एरिया के अंदर मजीद मैं अगर बात करूं तो इसके अंदर वही सारी बातें जो हमने पहले देखी थी वो आ जाती हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया वैसे एसपीएम के अंदर है, मगर यहाँ एहतमाम से पूछा जाता है, बीएफडी एरिया के साथ पूछा जाता है। तो ये 2 एरिया ऑलमोस्ट आपने देखा 35 to 40% कितना वेटेज है जी, 35 to 40% वेटेज है। तो इसको देख के जाना, इग्नोर नहीं करना है। अक्सर ऐसा होता है, सर फुरकान मेरे ख्याल से आप कंफर्म करेंगे, कि लोग शायद इस ग्रेड को हल्का ले लेते हैं, आखिर में कर लेते हैं कि सर साउथ की ग्रेड है, कोई बात नहीं, एंड में देख लेते हैं। और इससे सवाल भी अच्छे खासे सर आते हैं। इस पर सर मैं ऐड करना चाहूंगा कुछ। मुझसे मेरे साथ क्यूरी शेयर हुई तो एक स्टूडेंट ऐसा भी था, क्योंकि इस दफा है ना थोड़ा सा बीएफडी वाला पार्ट जो है अच्छा खासा पूछा गया था। जी तो जी जी। वो ये कह रहा था कि प्रैक्टिस करके मैं नहीं गया, तो वो मेरे गले पड़ गया कि क्योंकि बीएफडी एरिया जो है ना सिर्फ मैंने देखा था, प्रैक्टिस नहीं की थी। जो हम बार बार कहते भी रहते हैं कि आई कैप अपनी अप्रोच चेंज कर सकता है, कि बीएफडी का फुल फ्लैश अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल एनपीवी कैलकुलेट उसने करने के लिए दे दी, या वैक का कोई फुल फ्लैश क्वेश्चन आ गया, तो एटलीस्ट आपकी जो है ना प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं, ईमानदारी से बताइएगा, मैं नाम नहीं लूंगा आप लोगों का, कितने लोग ऐसे हैं जो लास्ट अटेम्प्ट में एमएससी 2 के पेपर में बैठे थे और उनका एपीवी एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू वाला सवाल अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उसका रिवीजन अच्छा नहीं था? ईमानदारी से बताइएगा, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि यार हम कुछ माने तो सही अपनी गलती। चैट वैसे ही प्राइवेट है, तो आपका नाम किसी और को डिस्क्लोज नहीं होगा सिवाय मेरे। अच्छा, आपके साथ ऐसा हुआ? और कोई ऐसा है जिसने एपीवी का क्वेश्चन मैस कर दिया, जिसकी वजह से लगता है कि पेपर, अगर एपीवी का सवाल अच्छा हो जाता तो शायद पेपर निकल जाता? हम्म। एपीवी आया था ना लास्ट टाइम, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, जो बीएफडी का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, वहां भी कभी कभार ही आता है, मगर यहाँ लास्ट टाइम बीएफडी में आ गया, तो उसमें आ गया। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, सर फुरकान, पेपर से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, या 1 दिन पहले, किसी बच्चे ने ग्रुप पे मैसेज करके पूछा कि सर एपीवी तो नहीं आ सकता ना? तो मैंने कहा नहीं नहीं, एपीवी भी करके जाए, वो भी आ सकता है। और बाद में बच्चे हम्म। ने पेपर का टैग भी किया उस मैसेज को, कि बोला सर ये तो आप लोग को तो पता था। मैंने कहा नहीं, मुझे पता नहीं था, मगर मैं जाहिर से तजुर्बे की बेस पे यही बोलूंगा ना कि यार कोई चीज़ छोड़ के नहीं जाओ। तो खैर, नहीं, ये एमएसए 2 में आया ना इस बार।
MSc2 के पेपर में भी जो है वो क्या कहते हैं ये आया है, और लोग जो है वो थोड़ा सा इसमें जिसे कहते हैं ना कि अनकंफर्टेबल हुए, बहुत टाइम लगा। हाँ ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई पढ़ के गए थे एपीवी? आप में से कितने लोग हैं जो वाकई पढ़ के गए थे? एपीवी पढ़ा था आप लोगों ने? लीजो बोरो भी नहीं करके गए थे? ओ माय गॉड, लीजो बोरो भी हालांकि मुश्किल नहीं आया था। तो जो पढ़ अभी के ये गए सर, थे ये उनको आपको, कम। सॉरी सर आपकी बात काट रहा हूँ, जी ये जी। मतलब इस पर हम बाकायदा बात कर चुके हैं कि पीएफडी की कौन से एरिया जो है ना इंपॉर्टेंट हैं, जो कि करके जाने चाहिए। उसमें एपीवी, एनपीवी और सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, ये सारी चीजें जो है ना हम डिस्कस करते हैं। उसमें फॉरेक्स भी है। जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखें बीएफडी के सारे एरिया इंपॉर्टेंट होते हैं। एनपीवी के अंदर जैसे बात कर ली, सेंसिटिव एनालिसिस का सवाल आ जाता है। इसके अलावा एसिड रिप्लेसमेंट का सवाल जो है वो पास में हमने देखा हुआ है। ठीक है ना। उसके अलावा लीज और बोरो का सवाल हमने देखा हुआ है, कैपिटल राशनिंग का सवाल देखा है। तो मैं समझता हूँ लिस्ट तो मुझे यहाँ बनाने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि मैं आपको एक लिस्ट शेयर करता हूँ ना यार। ये देखिएगा लिस्ट। अच्छा, एक और चीज़ हमने लोगों के लिए की। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी क्लासेस ले चुके हैं? क्या आपने सारे लेक्चर लिए थे? आपके सामने स्क्रीन पे देखें, हमने लेक्चर की क्लासिफिकेशन आ रही है। हमने अपने लेक्चर को आपकी आसानी के लिए जो है इसको ब्रेक कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। मैंडेटरी में, रिकमेंडेड में, ऑप्शनल में। सारे लेक्चर लिए थे? मोस्टली लिए थे? अच्छा, या सिर्फ मैंडेटरी लिए थे, या मैंडेटरी और रिकमेंडेड लिए थे? हाँ जवाब दें। एक में, अच्छा एक लास्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट। अच्छा, एमएसए2 के बारे में मैं एक चीज और क्लियर कर दूंगा यार। एमएसए2 का पेपर बड़ा प्यारा पेपर है सर फुरकान। आपको याद होगा अभी हमारा जो रिजल्ट हमारा कंपाइल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह एमएसए2 में हमारे इस बार, वैसे मैं आपको एक स्टैट्स के लिए बता रहा हूँ, मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, डीमोटिवेट नहीं हो रही है अगर किसी का पेपर पास नहीं हुआ। 45 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बैच में थे लास्ट टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्वालिफाई हो गए। +20 मोर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एमएसए2 पास हुआ है, वो किसी और पेपर के पास ना होने की वजह से या ना अटेम्प्ट करने की वजह से क्वालिफाई नहीं हुए। तो लास्ट अटेम्प्ट वो आई थिंक जितनी भी हमने अटेम्प्ट आज तक पढ़ाई है एमएसए2 की, उनकी सबसे बेस्ट अटेम्प्ट थी। उसकी एक वजह ये भी थी कि लोगों के साइड से सीरियसनेस भी थी कि भाई चलो एमएसए2 पास कर लेंगे तो हमारा जो है वो केस स्टडी पेपर एग्जाम हो जाएगा नई स्कीम में, जो कि दिखने से बड़ा हैवी लग रहा है। तो मैं आप लोगों को भी ये बताना चाह रहा हूँ, और नंबर ऑफ स्टूडेंट वैसे भी ज्यादा क्वालिफाई हो, तो ओवरऑल भी मार्केट में अगर बात की जाए, ये ओवरऑल भी प्रोफेशन की बात की जाए, तो आई कैप ने इस बार मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा लोग पास किए हैं, यानी कि एमएसए2 पे हल्का हाथ रखा जा रहा है। तो इसको आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लें कि यार अगर हम अच्छी मेहनत करके जाएंगे, डायरेक्शन पे जाएंगे, टीचर की बात मानेंगे, या सेल्फ स्टडी करना है तो उस अप्रोच को फॉलो करेंगे जो आपको बताई जाएगी, तो इंशाल्लाह पेपर पेपर निकलेगा। पेपर निकलेगा, मेरी बात समझ आ रही है? तो खैर, तो ये क्या कहते हैं, मैं बताना एक चीज दिखाना चाह रहा था आपको। ये देखें, ये आपके लेक्चर्स में बीएफडी परफॉर्मेंस मेजरमेंट के एरिया में आप देखें, इसके अंदर वैल्यूएशन भी नजर आएगा आपको। ठीक है। इसके अंदर आपको वो जो है वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट तो खैर बहुत दफ़ा मैंने कहा, वैग भी नज़र आएगा इसमें आपको, जो सर फुरकान कह रहे थे। इसके अलावा अगर आप और नीचे आ जाएं, ठीक है जी, तो इसमें टेक ओवर नज़र आएगा, रिवर्स टेक ओवर नज़र आएगा। ठीक है। इसके अलावा ये खैर कुछ जगह वर्किंग कैपिटल को हमने डिस्कस किया है, लोग छोड़ के जाते हैं, फॉरेक्स को डिस्कस किया है, सोर्स ऑफ फाइनेंस को डिस्कस किया है। सोर्स ऑफ फाइनेंस तो हर दूसरे सवाल में होता है, इसलिए अब लिखना भी छोड़ दिया। ठीक है। सेल ऑफ एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बेचेंगे तो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, मल्टीलेटरल नेटिंग फॉरेक्स में पढ़ते हैं ये सारा आपको देखें लेक्चर में कवर कराया गया है। सेंचुरी एनालिसिस यहाँ देखें आया हुआ है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो एपीवी देखें पहले भी आया हुआ था, 2019 में एपीवी आया हुआ है यार, हमने क्लासेस में भी कवर किया हुआ है, लेक्चर नंबर 20 में एपीवी हुआ हुआ है। इक्वल एनुअल कॉस्ट कहाँ होता है? इक्वल एनुअल कॉस्ट एसिड रिप्लेसमेंट में होता है, ये देखें एसिड रिप्लेसमेंट भी कवर कराया है। तो ये मैं अच्छा, ये वो बीएफडी के सवाल नहीं है। आप देखें ये कहाँ का सवाल है, आईसीडब्ल्यू का सवाल है, एमएसए2 का सवाल है, आईसीडब्ल्यू का सवाल है। ये स्पेसिफिक कंटेंट जो आपका आईसीडब्ल्यू और एमएसए2 का है वो आपको कराया जा रहा है इन टॉपिक से रिलेटेड यार। तो अगर ये भी नहीं अच्छे से होंगे तो मैं क्या बोलूंगी? देखिए एपीवी यहाँ भी आ गया है। अच्छा, वही कंटिन्यू हुआ, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स कराया हुआ है आईसीडब्ल्यू के सवाल में। बीएफडी के सवाल नहीं कह रहा मैं, बीएफडी के तो मैंने अलग से यहाँ पे ऑप्शनल पे डाल दिया है कि जिसको देखना ऑप्शनल में देख ले, अगर कहीं फंसता है तो भाई। कहने का मतलब है कि यार आप प्लीज छोड़ के ना जाए, वर्किंग कैपिटल के भी लेक्चर मैंने अलग से डाल दिया कि यार किसी को कोई परेशानी ना हो। ठीक है। लीज और बोरो यहाँ वापस आया हुआ है, मर्जर इक्वेशन यहाँ पे हर दूसरा तीसरा सवाल, मर्जर इक्वेशन हर दूसरा तीसरा सवाल, सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो यार पेपर तो बड़ा आउट है। अच्छा आरएस, इस पे सर फुरकान बात करेंगे कि जिनको ये प्रॉब्लम आ रहा है सर, इस पे आपने बात करनी है कि जो कह रहे हैं कि जी हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, हमारी दूसरी अटेम्प्ट हो गई, चौथी अटेम्प्ट हो गई, पांचवी अटेम्प्ट हो गई, कल एक बच्चे का मैसेज आया सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी सातवीं अटेम्प्ट हो गई। अरे, तो इस पे बिल्कुल हम बात करेंगे कि क्या ऐसी बातें हैं जो क्या कहते हैं पास नहीं करने देती। मगर कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने सिर्फ मैंडेटरी लेक्चर्स लिए थे, तो अब वो चाहिए कि उसको मैंडेटरी लेक्चर्स, अच्छा हमने मार्क भी किया हुआ है
कि मैंडेटरी कौन से हैं जो लेने ही लेने हैं और ऑप्शनल कौन से हैं। मगर अगर कोई बंदा ऐसा है जिसका एक ही पेपर है, क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, तो उसको मैं कहूँगा सारे लेक्चर लेने चाहिए, सारे लेक्चर लेने चाहिए। हाँ, किसी के दो पेपर नहीं है, सॉरी 3 पेपर है, 2 पेपर वाले को भी मैं समझता हूँ कि कम से कम मैंडेटरी के साथ रिकमेंडेड ऐड कर लेना चाहिए। और किसी का अगर एक ही पेपर है तो उसको सब काम करना चाहिए। 3 पेपर है तो आप ठीक है खाली मैंडेटरी पे जा सकते हो, मगर मैं देख रहा हूँ ज्यादातर लोग मैंडेटरी पे जा रहे हैं और रिकमेंडेड ऑप्शनल को नहीं देख रहे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं यही बात करूंगा कि आप मिस्टेक लॉक बनाते हैं। मैं बस सर फुरकान आपको हैंड ओवर करने वाला हूँ, सॉरी ज्यादा टाइम जो है क्या कहते हैं मैं नहीं लेना चाहूंगा आपका। अच्छा, तो एक बात ये हो गई कि MSA2, अच्छा MSA2 के बारे में मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये इजी पेपर आ रहा है, इसका रिजल्ट भी इसका बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, रिजल्ट इसका बहुत अच्छा आ रहा है, ओवरऑल रिजल्ट, फिर हम अपना रिजल्ट नहीं कह रहे, अपना तो आपको बता दिया। तो इसको एक मोटिवेशन से करिएगा। अच्छा, एक बात मैं आपसे मिस्टेक लॉक की बात कर रहा था। मिस्टेक लॉक बना रहे हैं हम, या कि आपको मिस्टेक लॉक का आइडिया नहीं है? बस मुझे मिस्टेक लॉक की बात करनी है और स्टडी अप्रोच बतानी है, फिर मैं सर फुरकान को हैंड ओवर करता हूँ। जी आइया, ये डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे, चले ग्रुप पे शेयर कर देंगे, आप ग्रुप में है ना, उसमें शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। मिस्टेक लॉक नहीं बना रहे तो बताता हूँ कैसे बनाना है। अच्छा, एक स्टडी अप्रोच सुन लें। MSA2 को अगर आपने सही इतना अच्छे से करना है तो उसके तरीकेकार ये होना चाहिए, अप्रोच की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल रिफ्रेश होने चाहिए। BFD और SPM के कॉन्सेप्ट रिफ्रेश होने चाहिए, रिवाइज ऑल दी कॉन्सेप्ट, SPM एंड BFD। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो BFD बहुत पहले पास किया होता है, या SPM बहुत पहले पास किया होता है, तो उनके लिए फिर हमने रखे हैं ऑप्शनल लेक्चर्स। ये जो है ना ऑप्शनल लेक्चर, ये इन्हीं लोगों के लिए हैं कि भाई अगर आपका BFD पास बहुत पहले हो गया तो आपको याद ही नहीं आ रहा कि इन्वेस्टमेंट बिल में क्या बातें थी, बैक में क्या बातें थी, APV क्या होता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, मर्जर इक्वेशन में क्या बातें होती हैं, पूरा BFD का कोर्स नहीं कराया हुआ है इसमें, मगर मोटी मोटी बातें जो है वो कहाँ कराई हुई है, ड्यूरेशन भी मेंशन है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, फॉरेक्स में क्या बातें होती हैं ये सारा हमने डाल दिया, मगर ऑप्शनल में इसलिए डाला है ताकि ये कि अगर किसी को जरूरत है तो वो इस्तेमाल करे। सेम फॉर दिस SPM एरिया एज वेल, कि हमने यहाँ पे देखें सर फुरकान ने मेंशन कर दिया ये ऑप्शनल एरिया कहाँ गया जी, ये देखें ऑप्शनल एरिया मेंशन हुआ है, ऑप्शनल एरिया मेंशन हुआ है। तो खैर, तो कहने का मतलब है कि आप सबसे पहले तो अपना ये करें, सेल्फ स्टडी किया कोई बात नहीं। इस पे बात करते हैं, हम इस पे अभी बात करते हैं। अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था, एक तो आपने क्या किया कि रिफ्रेश कर दिया अपने कौन, सेकंड नंबर पे आपने क्या काम करना है? सेकंड नंबर पे आपने काम ये करना है कि सॉल्व MSA2 बुक, वर्कबुक ऑफ ICAP। फिर आप सॉल्व करें लिमिटेड ICW किट। कितने लोग हैं जिन्होंने ICW की किट सॉल्व की थी? लिमिटेड की मगर की थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ ICAP का MSA2 का वर्कबुक करके चले जाते हैं। क्या आप ICW फॉलो कर रहे हैं? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक मिस्टेक लॉक। ये मिस्टेक लॉक क्या है? मिस्टेक लॉक का मतलब होता है कि आपने दो काम करने हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, राइट डाउन, या सॉफ्टवेयर में करें तो टाइप कंप्लीट आंसर, कंप्लीट आंसर जितना भी आंसर कर सकते हैं फुल फ्लैज। पहले आप फुल फ्लैज सॉल्व कर लें, भले टाइम लगेगा कोई बात नहीं। सेकंड नंबर पे क्या करें, अब आप इसको आंसर को कंपेयर करें सजेस्टेड सॉल्यूशन से। एग्री करते हैं? अच्छा, जो आपका आंसर है सजेस्टेड सॉल्यूशन से मैच नहीं कर रहा, अब क्या करें, अब क्या करें? आपके आंसर में 10 पॉइंट लिखे हुए हैं, सजेस्टेड सॉल्यूशन में 15 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो जो 5 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं उनको कहाँ लिखेंगे? उसका बनेगा मिस्टेक लॉग, टू डॉक्यूमेंट मिसिंग पॉइंट्स। जो मिसिंग पॉइंट आपके सॉल्यूशन में थे उनको आपने मिस्टेक लॉग बना के लिखना है। अब आप मुझे ईमानदारी से बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो मिस्टेक लॉग बनाते हैं? यस और नो में जवाब दे दें, जनरल प्रैक्टिस पूछ रहा हूँ, जो ही फर्स्ट टाइम MSA2 दे रहे हैं उनसे मेरा सवाल है क्या वो बाकी पेपर में पढ़ाते बनाते हैं मिस्टेक लॉग? हाँ, यस और नो में जवाब दें, आप लोग मिस्टेक लॉग बनाते हैं नहीं बनाते हैं? MSA2 जिन्होंने दिया हुआ है उनसे भी सवाल हो रहा है, जिन्होंने MSA2 फर्स्ट टाइम देंगे उन्होंने कोई दूसरे पेपर तो पढ़े हुए ना? ओ माय गॉड, नहीं बनाते जी, नहीं बनाते, नो सर। यस, कहीं कहीं बनाते हैं, नो। बाकी लोग भी जवाब दें, काफी लोग लाइव में हैं जो जवाब नहीं दे रहे अभी मुझे यार। नहीं बनाते, नहीं बनाते। BFD में बनाया था, बहुत अच्छी बात है, यहाँ भी बनाना पड़ेगा। BFD में बनाया था, फायदा हुआ था आपको? ठीक है। हाँ, ये बताएं फिर। तो यार ये मिस्टेक लॉग बनाने, अभी कौन मुझसे कह रहा था कि मेरी चौथी अटेम्प्ट है, जिनकी चौथी अटेम्प्ट है अभी बात हो रही थी एक, क्या आपने बनाया? इसके अलावा और भी एक और साहब से बात हो रही थी, आपने बनाया?
क्या ये बन सकता है? हाँ, एक मसला है इसमें, टाइम बहुत लगता है। टाइम बहुत लगता है, कौन इतना पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करे? हमें तो सवाल के दरमियान में ही सोल्यूशन झांकने की आदत है। सोल्यूशन को झांकने की आदत है। हाँ, है नहीं ऐसा? तो ऐसा नहीं करें यार, प्लीज यार। पहले पूरा सोल्यूशन सॉल्व करें, उसको कंपेयर करें, और फिर मिस्टेक लॉग यानी कि डॉक्यूमेंट करें, यानी कि लिखे मिसिंग पॉइंट को यार। ये गेम चेंजर होगा, मैं आपको बता दूं। आप जितनी प्रैक्टिस कर लें, अगर आपको पता ही नहीं है, डॉक्यूमेंट ही नहीं करते अपनी मिस्टेक, मिस्टेक्स तीन तरह की होगी। मिस्टेक्स तीन तरह की होगी। मिस्टेक तीन तरह की होगी। या तो आपकी रीडिंग मिस्टेक होगी कि आपने रीड गलत कर लिया। या आपकी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होगी कि एपीवी आपको आता ही नहीं था, एपीवी के फॉर्मूले याद नहीं आ रहे थे। या फिर आप ये कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग का मसला था। रीडिंग, सॉरी, अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि आपकी वो अंडरस्टैंडिंग बनी नहीं। सवाल की जो सिनेरियो की अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए थी, वो नहीं बनी, जिसपे सर फुरकान बहुत काम करते हैं कि सिनेरियो को अंडरस्टैंड कैसे करना है। मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल जी, मिस्टेक लॉग बनाएं, उसकी वजह ये है कि हर तरह के सवाल का आइडिया हो जाएगा। चले, मैंने जो बात करनी थी वो कर ली। सर फुरकान, ओवर टू यू। सर, आप हमारे साथ हैं? जी सर। चलें सर, मैं आपको होस्ट कर देता हूँ ताकि चैट आपके पास आ जाए। चलें सर, आप कंटिन्यू करें सर। आज का एजेंडा आपका क्या है, आप उसको देखें। मैंने ये शेयरिंग भी मैं बंद कर देता हूँ। आपको जो डॉक्यूमेंट शेयर करना है आप कर सकते हैं। प्लीज, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। माइक्रो लेवल पे बातें जो है सिर्फ फुरकान करेंगे। अच्छा, एक बात। हाँ, बस मैंने कर दी ना, मिस्टेक लॉग मैंने बता दिया, ठीक है। मिस्टेक लॉग बना, ये अप्रोच होनी चाहिए कि पहले आप बीएफडी एसपीएम रिवाइज करेंगे, समराइज मैं करूँ तो। उसके बाद आपने जो है ना आईकेएफ की वर्कबुक बुक सॉल्व करनी है, आईसीडब्ल्यू कंटेंट सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आपने मिस्टेक लॉग बनाना है। ये अप्रोच आप फॉलो करेंगे, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, और रिव्यू भी करना है, तो पेपर इंशाल्लाह बिल्कुल निकलेगा। जी सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, शॉर्ट सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसा कि सर सऊद ने बताया कि हम लोग MSA 2 पढ़ा रहे हैं पिछले आई थिंक 2.5 ईयर्स से। ये 6th या 7th अटेम्प्ट होगी। और अच्छा, मज़े की बात यह है कि मेरा काम भी कुछ ऐसा ही है। आई एम करंटली इंगेज इन ड्यू डिलिजेंस, वेरियस ड्यू डिलिजेंस असाइनमेंट्स। तो उसमें भी तकरीबन हम यही सारी चीज़ें देख रहे होते हैं फ्रॉम टैक्स परस्पेक्टिव। दो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है ना हम देख रहे होते हैं जो MSA 2 में मैं पढ़ा भी रहा हूँ। तो दैट इज समथिंग दैट इज मेक्स अस रेलेवेंट, क्योंकि यहाँ पे जो हम बात करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जो है ना यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। अच्छा, MSA 2 जब बिल्कुल स्टार्ट में हमने स्टार्ट किया था, मतलब शुरू किया था, तो बेसिकली एक जो आइडिया आता है, कोई मुझे ये बता सकता है कि अब तो खैर MSA 2 खत्म होने वाला है, लेकिन जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कि भाई आपको क्या लगता है कि MSA 2 इंट्रोड्यूस करने की क्या वजह है? क्या वजह हो सकती है? आपके जहन में क्या आता है? मुझे चैट पर कोई बता सकता है कि भाई MSA 2 एक पेपर आया, उसको इंट्रोड्यूस, ये काफी रेलेवेंट बात है। ये बात इसलिए रेलेवेंट है कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि एक चैप्टर है हमारी बुक में, वो बिल्कुल भी जो है ना नहीं देखा जाता। और मैं उसके बारे में कहता हूँ यार, अगर आपने ना वो चैप्टर नहीं देखा, और आप अगर चाहते हैं कि हमारी बुक से इवन कुछ रेफर करें, चाहे हमारे हमसे क्लासेस ले रहे हैं नहीं ले रहे, अप्रोच समझना चाह रहे हैं ना बस। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे हैं जो हमसे क्लासेस ले रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं लेंगे, सिर्फ अप्रोच समझ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको अप्रोच भी समझनी है, और अगर आप वो खास चैप्टर नहीं देख रहे, तो मैं समझता हूँ फिर आपको जो है ना रेफर करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा बेसिकली कि यार मुझे किस तरीके से फ्रॉम वेरी स्टार्ट लेके चलना है। कौन सी, अब जैसे ना मैं एक बात करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, कि अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि यार MSA 2 मुझे पढ़ना स्टार्ट करना है, तो मुझे बताएं आपका क्या आंसर होंगे, मतलब किस तरीके से मुझे स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो MSA 2 पहले दे चुके हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो नए दे रहे हैं। तो मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, व्हाट शुड यू डू टू स्टार्ट MSA 2? मतलब आपने अब अगले 4 महीने में पेपर देने जाना है, तो आप MSA 2 की तैयारी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे आप? जी, मुझे जल्दी से बताएं। BM के कौन SPM के चैप्टर रिवाइज करने हैं। आई थिंक आई कैप वांट्स स्टूडेंट टू नो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द बिजनेस रिलेटिंग टू टैक्स। अच्छा, ये आप पिछला जवाब दे रहे हैं। SPM रिवीजन, कॉन्सेप्ट रिवीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं ना मजे की बात बताऊंगा, और भी जितने आंसर देना चाहते हैं अब दें। BFD के टॉपिक्स रिवाइज करना चाहेंगे, जितने जो लोग रह गए हैं वो भी आंसर कर दें। अच्छा, अब मैं ना आपसे एक मजे की बात करूंगा। देखें, एक होता है रैंडमली पढ़ना किसी सब्जेक्ट को, ठीक है ना?
फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप है ना बीएफडी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे, जाहिर सी बात है आप लोग सब बीएफडी को पास करके आ चुके हैं, ठीक है। अब है ना बीएफडी स्टार्ट मुझे करना है। अब है ना आप लोगों से बड़े मजे की इंटरेस्टिंग बात शेयर करूंगा, और जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि यार मैं क्यों कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ पढ़ना है। सही है। तो बीएफडी में स्टार्ट करना चाह रहा हूं, ठीक है। अच्छा बीएफडी में भाई एक बच्चा स्टार्ट कर रहा है एनपीवी से, दूसरा कह रहा है यार मैं पहले एपीवी देखूंगा, अच्छा तीसरा कह रहा है मैं वैक्स से स्टार्ट करूंगा, चौथा कह रहा है मैं पहले फॉरेक्स करूंगा। मुझे एक बात बताएं, ये जो चार स्टूडेंट्स हैं, एक एनपीवी से कर रहा है, एक एपीवी से कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की या फॉर एग्जाम्पल बीएफडी रिवाइज करना है उसने, तो उसने फॉर एग्जाम्पल पेपर पहले दे दिया है, तो वो कह रहा है कि एक कह रहा है एपीवी। अब मुझे एक बात बताएं, क्या आप ये कह सकते हैं कि कोई एक बच्चे की अप्रोच गलत है? जल्दी से बताएं कि यार नहीं यार पहले एनपीवी से नहीं एपीवी से स्टार्ट करना चाहिए, नहीं यार पहले वैक्स से स्टार्ट करना चाहिए, क्या ये बात सही है कि किसी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भाई जाहिर सी बात है तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अपनी जगह अपनी वेटेज रखते हैं और सबको ही कवर करना है, और किसी की भी किसी के साथ कोई रेलेवेंस नहीं है। ऐसा ही है ना? ठीक है। एमएसए 2 में ऐसा नहीं है। एमएसए 2 में मसला ये है कि अगर कोई मुझे कहता है कि मैं बीएम के कॉन्सेप्ट रिवाइज करता हूँ, से स्टार्ट करूंगा, मैं कोई मुझे कहता है कि यार मैं बीएफडी रिवाइज करूंगा, कोई मुझे कहता है राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा, मैं उसके साथ ये डिस्कस करूंगा कि भाई पहले आप ये देखें कि एमएसए 2 है क्या, पहले ये तो समझे ना। मतलब क्या बीएफडी कॉन्सेप्ट बीएम के कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे तो आपका पेपर पास हो जाना चाहिए? क्या ये बात है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बीएम के वहां पे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि टेस्ट हो ही नहीं रहे, ये बीएफडी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो टेस्ट हो ही नहीं रहे। साहब मेरी बात समझिएगा। अच्छा कोई मुझे कहे कि टैक्स, सर टैक्स के कॉन्सेप्ट टेस्ट हो ही नहीं रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा भी स्टूडेंट था जो हमसे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के पास हुआ है, और वो टैक्स भी दे रहा था। वो परेशान ये था कि सर मैं टैक्स अभी दे रहा हूँ और एमएसए 2 में भी टैक्स है, तो मैं क्या दोनों एक साथ दे सकता हूँ? एक बच्चा ऐसा भी था कि जिसने टैक्स पहले पढ़ा ही नहीं था, मतलब वो पेपर टैक्स का बाद में देगा। तो मैंने इसको एक ही बात करी, देखो यहाँ पर आपको टैक्स बिल्कुल समझना है, टैक्स को देखना है, लेकिन यहाँ फ्लेवर डिफरेंट है। यहाँ पे आपको दो जो टैक्स इटसेल्फ जो सब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है उसमें जो टेस्ट किया जाएगा और जो यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा इट इज वेरी डिफरेंट। वो डिफरेंस क्या है? कोई मुझे बता सकता है? क्या आप मुझे बताएं कोई बीएम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, या बीएफडी का कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा है, या टैक्स एथिक्स या गवर्नेंस का इटसेल्फ कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा है? क्या ये बात है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं सर, बात उससे आगे की है। यहाँ पे तो ये अज्यूम किया जा रहा है कि आपको ये सब पता है। अब मैं इसको कहता हूँ, मैं अक्सर जो वर्ड्स यूज करता हूँ उसकी लॉजिक होती है, सर ये दीज आर द टूल्स टू कैटर द टू 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 डिमोन्स्ट्रेट योर डेटा एनालिटिक्स स्किल्स। जो यहाँ पर जो टेस्ट किया जा रहा है वो आपको टेस्ट ये किया जा रहा है कि क्या ओवरऑल सिनारियो एज अ सीएफओ, एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एज अ डायरेक्टर, एज अ हेड ऑफ फाइनेंस, एज अ हेड ऑफ कंपनी, आपके पास अगर कोई सिनारियो आता है तो सर आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? और ये जितनी भी चीजें हैं, बीएम बीएफडी टैक्स इथिक्स, दीज आर ओनली द टूल टू कैटर द सिनारियो। फॉर एग्जांपल, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ ना, एक अप्रोच कैसा चेंज होती है आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपके जहन में ये मैं इस पे जोर इसलिए दे रहा हूँ, और अभी मैं आपको एक चैप्टर भी दिखाऊंगा जो जिसके बारे में बात कर रहा था कि भाई वो आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में अप्रोच कैसे चेंज होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो एक बच्चा जो ये सोच रहा है कि यार बीएम के कॉन्सेप्ट रिवाइज करके जाऊं तो पेपर पास हो जाएगा, तो जब 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 उसके पास सवाल आया, जब उसके पास सवाल आया कि भाई आप एक काम करो, रिक्वायरमेंट में था उसमें सिनारियो में ये था कि एक्विजिशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, दैट शुड बी इवेल्युएटेड, ये इवेल्युएट करके बता दो। तो अब मेरे पास जो आंसर आते हैं मैं उसके बारे में, ये मैं आपको आंसर यहाँ पे बताता भी हूँ। यहाँ पे ये जो मैंने चेक किया हुआ है, एक स्टूडेंट का आंसर चेक किया हुआ है, तो अब मेरे पास जो आंसर आते हैं ना उससे ही आपका आपका यानी कि माइंडसेट जो है ना पता चल जाता है। अभी मैं आपको पैरामीटर बताऊंगा, वहां पे स्टार्ट ही मैंने माइंडसेट से किया है। सर होता ये है कि जब आपके पास इस तरह का माइंडसेट होगा तो आप पता है क्या करोगे, एक्विजिशन को देखोगे मेरिट्स और डीमेरिट्स से। ऐसा ही है? मुझे बताएं कितने लोग हैं जो ये इस तरह की, अगर आपके पास सवाल आएगा और इवेलुएट आपको करना होगा तो आप इस तरीके से सोचेंगे कि सर मेरिट और डीमेरिट। कितने लोग हैं जो इस तरह सोचेंगे? जी, जल्दी बताएं। सर इवेलुएशन करनी है एक्विजिशन की, कि मैं एक्वायर करने जा रहा हूं एक कंपनी। अब मुझे बताएं कितना कितने लोग इन्हीं लाइंस में सोचेंगे कि सर मेरिट्स और डीमेरिट्स? मुझे बताएं। एम ने जवाब दे दिया, इनका मुझे कंप्लीट नाम नहीं पता। और कितने लोग ऐसे हैं कि जो ऐसा ही समझेंगे? मैं आपको बता रहा हूं ज्यादातर लोग ऐसा ही समझेंगे जो कि इस अप्रोच के साथ जा रहे हैं, क्योंकि वो पीएम के कॉन्सेप्ट को वहां पे बता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब मुझे
जब मैं इवन ये भी कहता हूँ सर, आप मेरिट और डीमेरिट की आपको हेडिंग भी डालने से पहले सोचना चाहिए। अब मैं इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताता हूँ, एक बात बताता हूँ। अब आपके सामने एक सिनारियो है, आपको बात समझ में आ जाएगी। सर हुआ ये कि जो एक्विजिशन वाला सिनारियो था ना, इसमें कहीं पर बिल्कुल स्टार्ट में ना मिशन स्टेटमेंट के कोऑर्डिनेट बताया गया था। मिशन स्टेटमेंट मतलब कोट किया गया था, रिवर्ट किया गया था। अब मिशन स्टेटमेंट में जो ओवरऑल बात बात थी, उसकी समरी ये है कि वो चाहते ये हैं कि मोस्ट इनोवेटिव कंपनी हो, और जाहिर सी बात है उनको डिमांड भी देखनी है, सेल्स भी देखनी है, और इनोवेशन वहां पे ना एक सेंट्रल पॉइंट था मिशन स्टेटमेंट में। अब मैं आपको ना मजे की बात बताता हूँ, यहाँ पे एक ये इसी से रिलेटेड है। ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, सही है। मैं जस्ट आपको ऐसा नहीं, आप इसमें बिल्कुल मैं सिनारियो अलग से डिस्कस होगा जस्ट आपको समझाने के लिए। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो हुआ ये था, ये रिक्वायरमेंट नंबर बी, यहाँ पे मैंने कमेंट लिखा है कि भाई आपने मिशन स्टेटमेंट को तो डिस्कस ही नहीं किया। जब आप एक एक्विजिशन को डिस्कस करने जा रहे हो, और एक्विजिशन हो रही है कंपनी की, और उसके बारे में उस कंपनी के बैकग्राउंड में लिखा हुआ है कि भाई ये जो कंपनी है ना, इसमें इशू ये है कि ये बिल्कुल ऑल पैटर्न्स पे चल रही है, क्लासिकल यहाँ पे अप्रोच है। यानी कि अभी तक जो है ना एक्सेल में फॉर एग्जांपल काम हो रहा है, ये इस तरह की कोई बात की गई है। तो भाई आपका पहला जो कमेंट आना चाहिए ना, मेरिट डीमेरिट चला गया बहुत पीछे। आप सबसे पहले डिस्कस करेंगे सर मिशन स्टेटमेंट में मैंने ये बात शेयर होल्डर्स के साथ प्रॉमिस की है कि आई विल कैटर योर डिमांड्स थ्रू मोस्ट इनोवेटिव सॉल्यूशंस। अब आप मुझे एक बात बताएं, जब ये बात बताई नहीं गई, ये चीज डिस्कस ही नहीं की गई कि सर मिशन स्टेटमेंट के बारे में ये जो मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ ये रेफर ही नहीं करेंगे, आप मुझे एक बात बताएं, क्या मार्क्स मिलने चाहिए? एक बच्चे ने से मेरिट और डीमेरिट बता दिए, क्या मिलने चाहिए मार्क्स? कि इतनी आपको, आप खुद बताएं, क्या ये इंपॉर्टेंट बात थी कि नहीं थी कि मिशन स्टेटमेंट वहां पे दिया गया है आपने? तो भाई कहने की बात सिर्फ आपको इतना, मैं पूरा बैकग्राउंड और पूरी तमीद बांधी है, उसका मकसद ये है कि यहाँ पर आप बिल्कुल भी रैंडम अप्रोच के साथ नहीं चल सकते कि कोई कहे कि बीएम से स्टार्ट कर दूं, कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए पूरा एक पैरामिड, और पैरामिड जब मैंने शो किया है ना, वो आपके दिखाता भी हूं मैं। तो पैरामिड का मतलब ये होता है कि किसी, ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, जो सबसे ऊपर है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, जो सबसे नीचे है उसकी इंपॉर्टेंस कम है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक है जब आप एक है। तो ये मैंने सबसे पहले क्या बात करी, माइंडसेट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि सर हम बीएम के कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। मैं ना एक इंटरेस्टिंग बात बता करता हूँ आपसे, और अंदर सोचिएगा। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं MSA 2 का पेपर देने के लिए, सही है, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, मुझे बताएं, आप खुद बताएं कि सर वहां पे सबसे पहले स्टार्ट आप किससे करेंगे, क्या करेंगे? पहला काम आप क्या कर रहे होंगे वहां? आप बैठे हुए हैं एग्जाम में, MSA 2 का पेपर दे रहे हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे? जी, जल्दी बताएं। रीडिंग करेंगे, रिक्वायरमेंट को रीड करेंगे, ये बाकायदा हम अप्रोच भी डिस्कस किया करते हैं, बिल्कुल वो एक अप्रोच है। रीडिंग करेंगे, सिनारियो के रीड करेंगे। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, सबसे पहला काम आप ये करेंगे क्या किसी और पेपर में MSA 1 के अलावा, MSA 1 के अलावा किसी और पेपर में क्या इतनी रीडिंग होती है जितनी MSA 2 में करनी पड़ती है? मुझे बताएं, किसी और पेपर में, किसी एक पेपर को कोट कर दें, अच्छा सब छोड़ दें, मैं एक और मजे की बात बताता हूँ। क्या किसी और पेपर में रिक्वायर, अगला सवाल, पहला सवाल का आप सब ने आंसर किया नो, अगला सवाल बताइए, और इसका ना जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि अब एक ना एक टेस्ट करूंगा मैं छोटा सा, जिससे आपको वो पूरी बात समझ में आ जाएगी। क्या किसी और पेपर में रिक्वायरमेंट को इतना ज्यादा समझने की जरूरत पड़ती है जितनी यहां पड़ती है? सोच समझ के जवाब दीजिएगा जी, जल्दी बताएं। आपको क्या लगता है कि रिक्वायरमेंट जितनी यहां पे समझने की जरूरत बहुत स्पेसिफिक होती है? तो अब आपने ना दो आंसर खुद दे दिए। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो रीडिंग और रिक्वायरमेंट को समझना, क्या आपको ये नहीं लगता, जब मैंने आपसे सवाल किया था कि भाई आपको सबसे पहले स्टार्ट किससे करना चाहिए, तो आप मुझे ये जवाब देते कि सर मैं ज्यादा से ज्यादा रीड करूंगा, मैं सबसे पहले जो मेरा स्टार्ट होना चाहिए कि मैं ICW के ज्यादा से ज्यादा सिनारियोस देखूं, उसकी रिक्वायरमेंट समझूं कि भाई ये रिक्वायरमेंट को इस तरह क्यों कैटर किया गया है, ये इस तरह आंसर क्यों लिखा गया है, फला तरीके से क्यों नहीं लिखा गया, या ये जो कॉन्सेप्ट है पेस्टल, भाई पेस्टल को क्यों नहीं जिक्र किया गया, क्यों सॉर्ट को सिर्फ डिस्कस किया गया है, या वैल्यू चेन एनालिसिस यहाँ पर कहाँ से आ गए, क्या लॉजिक है वैल्यू चेन एनालिसिस को डिस्कस करने की? क्या मुझे रीडिंग नहीं करनी चाहिए? मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि भाई बहुत सारे इसके ऊपर भी हमने काम किया हुआ है।
बहुत सारे लोग कहते हैं सर रीडिंग करने से ना हमें नींद आती है। तो इसका है ना हार्श में जवाब दूंगा, और जरा गौर से समझिएगा इस बात को, कि भाई अगर आपको अभी स्टडी करते वक्त, सेल्फ स्टडी या एग्जाम की तैयारी करने के लिए, MSA 2 की तैयारी करने के लिए आपको पढ़ते वक्त नींद आती है, तो आप है ना इस चीज को कहीं नोट कर लीजिए, आप स्टैंप लगा लीजिए कि जब आप पेपर में बैठेंगे, मैं आपको सीरियस बता रहा हूं, आप रीड नहीं कर रहे होंगे, आप वो जो जिस तरह एनालिटिकल स्किल्स अप्लाई करनी होती है आप वो नहीं कर रहे होंगे, आप सिर्फ और सिर्फ वहां पे जान छुड़ा रहे होंगे कि यार जल्दी जल्दी सिनारियो पढूं, जल्दी जल्दी रिक्वायरमेंट देखूं और मैं लिखना शुरू कर दूं, जबकि वहां पे नीड है क्रिटिकली एनालाइज करना है सिनारियो को। क्या करना है? मैंने क्या कहा, रीड नहीं करना, क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो अब बात यह है अब बात यह है अब बात यह है कि जब आप यहां पर आपको नींद आ रही है, तो वहां पे पता है सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, वहां नींद नहीं आएगी क्योंकि टेंशन है ना, पेपर है। वहां आपकी यूं चेंज हो जाएगा आपका माइंडसेट कि आप जान छुड़ा रहे हो, जो क्रिटिकली एनालाइज करके आंसर देना ना वो नहीं दे रहे होंगे, जिसकी वजह से फिर होगा क्या, मैं अब आपको बताता हूं। अभी सर सऊद ने भी जिक्र किया कि बहुत सारे लोग एग्जाम हॉल से निकलते हैं और अभी भी रिजल्ट आने के बाद, सर समझ में नहीं आ रहा कि पेपर मेरा तो बहुत अच्छा हुआ था और सिर्फ 29 मार्क्स आए सर, 45 मार्क्स आए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या है, क्यों आए इस तरह, या क्यों आ सकते हैं, क्या हुआ होगा। हुआ ये कि जब आपने पेपर किया ना, तो आपको ये लगा कि मैंने पेपर में सारे कॉन्सेप्ट लिख दिए। सर यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखना सफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखना सफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को सिनारियो के साथ लिंक करके एज अ टूल यूज करना और फिर उसको एनालिसिस करना एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। और वो भी जब जब आपको रिक्वायरमेंट समझ में आ जाए। अब मैं एक छोटा सा टेस्ट करूंगा और फिर इसके बाद मैं ना अगली बात पे आऊंगा कि फिर हम सॉल्यूशन किया है। सही है? अभी है ना आपके सामने एक 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 मैं आपके सामने मुझे बताएं, वर्ड फाइल शो हो रही है? वर्ड फाइल शो हो रही है। अब मैं आपके सामने ना एक छोटी सी चीज लाऊंगा, इसको जरा गौर से देखिएगा कि सर रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना कितना ज्यादा जरूरी है। अब मुझे बताएं, अब आपके सामने सबके सामने शो हो गया? हाँ, नहीं, ज्यादातर लोगों को शो हो रहा है, ये वर्ड फाइल शो हो गई है, मुझे पास भी आ गई है, जल्दी से कंफर्म कर दें। अच्छा, सही है। अच्छा, ये एक है ना छोटा सा सिनारियो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, इसकी सिर्फ रिक्वायरमेंट देखें। रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर a professional briefing note to the board evaluating the most appropriate expansion strategy. Your advice should maximize value and address concerns raised by both senior leadership and stakeholders. Financial analytics, analysis, ethical consideration, and governance implications should be incorporated wherever relevant. अब है ना, मुझे एक बात बताएं सर, इस रिक्वायरमेंट को समझते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, मैं है ना जस्ट मैं अभी एज अ लिटरल मैं इसको क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर रहा, और जो हम गलती करते हैं ना मैं सिर्फ उस तरीके से काम कर रहा हूँ, ठीक है? अब आप गौर से देखिएगा क्या, और मुझसे मेरे साथ एग्री कीजिएगा कि आपको भी यही समझ में आया ये रिक्वायरमेंट समझ के। यार ये रिक्वायरमेंट जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मुझे कोई एक्सपेंशन के ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सपेंशन बतानी है, और मुझे मैक्सिमम ये बताना है कि भाई जो कंसर्न्स हैं और जो वैल्यूएशन है उन दोनों को एड्रेस करना है। सही है? और उनके बारे में बात करनी है। और फिर मुझे जहां जहां मतलब पता नहीं, मुझे पता लग रहा है कि इतनी ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, इसने एंड में एक बात लिख दी है, तो मुझे एथिकल कंसिडरेशन भी देखनी है और गवर्नेंस इम्प्लीकेशंस भी देखनी है। क्या मुझे बताएं, यही समझ में आएगा आपको ये रिक्वायरमेंट समझ के? यही समझ में आएगा जो मैंने अपनी अभी बात करी है? ऐसा ही है? जो मैंने अभी बात करी है सबको यही समझ में आया? अब मैं ना कुछ हिडन पॉइंट्स हैं वो आपके सामने दिखाता हूँ, और दैट इज एक्चुअली द क्रिटिकल एनालिसिस। सर, सबसे पहले इसने बात करी प्रिपेयर अ ब्रीफिंग नोट। अब हालांकि ये रिक्वायरमेंट इस तरह की आती नहीं एग्जाम में, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ क्रिटिकल एनालिसिस होता क्या है। प्रिपेयर अ प्रोफेशनल ब्रीफिंग नोट। सर पहली बात ये जो कह रहा है प्रोफेशनल ब्रीफिंग नोट, यानी कि मेरे जो आंसर है उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होना चाहिए, एक स्टैंडर्डाइज वर्जन होना चाहिए, ठीक है? एक प्रोफेशनल वे में मुझे लिखना है, इसके भी मार्क्स हैं। सही है? प्रोफेशनली मुझे डील करना है। दूसरा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बुलेट पॉइंट्स लिखता चला जाऊं, जैसे मेरिट और डीमेरिट के चक्कर में मैं पढ़ जाऊं और मैंने बुलेट पॉइंट्स बना दिए कि मेरिट ये है डीमेरिट, ऐसा नहीं है, प्रोफेशनल कवरेज है। हालांकि ये आता नहीं है इस तरीके से एग्जाम में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या आपने मिस कर दिया। दूसरा, एक और मजे की चीज,
हमने ये बात करी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, तो हमने कहा कि यार दो तीन ऑप्शन होंगे उसमें से एक ऑप्शन। नहीं, ऐसा नहीं है सर। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ये भी इवेलुएट करना पड़ जाए कि क्या मुझे एक्सपेंशन करना भी चाहिए कि नहीं। अगर सिनारियो में कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, इस बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है कि भाई ये रिस्क है। मैंने है ना पिछली दफा एक्विजिशन की थी जिसकी वजह से इश्यूज हो गए थे। ये फला इशू, इस तरह के इश्यूज थे कि जिसमें मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाया, जो मैंने अचीव करना था वो अचीव नहीं किया मैंने। क्या कहना चाहिए, स्ट्रैटेजिक जो ऑप्शंस या स्ट्रैटेजिक जो इनपुट्स थे या स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स थे वो तो मैंने अवेल वो एक्वायर नहीं कर सका इन माय प्रायर एक्विजिशन। ये मेरी एक हिस्ट्री है। तो अब ये जो चीज है ना, ये डोमिनेटली डिस्कस हुई है इस सिनारियो में। तो अब मुझे एक बात बताएं, वो जो ऑप्शन है वो तो दो तीन लाइनों में डिस्कस हो गए होंगे। पहला ये ऑप्शन है कि आप यूएई में एक्वायर करें, दूसरा ऑप्शन है आप है ना कीनिया में जाके एक्वायर करें। तो आपने ना डिस्कस कर लिया कि यूएई। अब मुझे एक एक छोटी सी चीज समझनी कि मैं थोड़ा जज्बाती हो गया। यूएई और कीनिया जो है, वहां पे जब डिस्कशन हो रही है तो यूएई के बारे में इंफॉर्मेशन दी नहीं गई, या कीनिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी नहीं है। अब बच्चा क्या करेगा, जबरदस्ती जो है ना अजम्पशंस ले लेकर वो यूएई कीनिया को डिस्कस करेगा। उसके मार्क्स ही नहीं मिल रहे इतने ज्यादा। असल मार्क्स पता है किसके थे? क्या आपको ये डिस्कस करना था कि भाई एक्विजिशन नहीं करनी चाहिए इस पॉइंट पे शायद, और उसकी ये वजह है। देखो रेफर करें, आपने सिनारियो में खुद बताया कि प्रायर एक्विजिशन जो है ना वो वहां पर नहीं हुई थी, सक्सेस नहीं की गई थी, सक्सेसफुल नहीं थी। नहीं, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द क्वेश्चन। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा कहा है, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द क्वेश्चन। यहाँ पे कहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। एक मजे की बात बताऊंगा ना फिर आपको समझ आए। मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी का मकसद ये है कि एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी ये भी है कि मैं एक्वायर ना करूं इस वक्त, मैं एक्सपेंशन थ्रू जॉइंट वेंचर करूं, मैं एक्सपेंशन करूं इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट के थ्रू, मैं एक्सपेंशन करूं एक्सपोर्ट्स के थ्रू, डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स के थ्रू। भाई एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी है तो एक्सपेंशन के तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ऐसा ना हो कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपने सिर्फ वही डिस्कस किए दो तीन लाइनों में, बल्कि अगर आपको ये देखना है कि सिनारियो में बात किस ऑप्शन की गई है। अगर सिनारियो में बात की गई है तो आपको एक्विजिशन के थ्रू जाके एक्सपेंशन नहीं करनी, या सिनारियो में बात की गई है कि एक्सपेंशन के रिस्क हैं, बहुत सिग्निफिकेंट आपको रिस्क नजर आ रहे हैं, भाई आप इसको इस तरह देखो ना। आप इस तरह देखो, एक मेरे पास है ना कंसल्टेंट के पास एक आया, कंपनी आई और उसने कहा कि यार मुझे मोस्ट एक्सपेंड जो है ना अप्रोप्रिएट एक्सपेंशन स्ट्रेटजी बताओ। मैंने मार्केट एनालिसिस करूंगा और मैं ये देख रहा हूँ कि यार कोविड का जमाना है और इस वक्त एक्सपेंशन नहीं करनी चाहिए। अच्छा, वो जो मेरे पास लेके आया ना वो बोल रहा है कि भाई ये ऑप्शन है मेरे पास, तो मैं क्या उसको सिर्फ ये बताऊंगा कि यार ये ऑप्शन आपने बोला था, ये ऑप्शन बोला था, इसमें से ये फला ऑप्शन बेहतर है। या मुझे बताएं, ये भी बताना मुझे जरूरी है कि नहीं यार सिनारियो में तो ये रिस्क भी है, ये आपको कंसिडर करने चाहिए, और सिर्फ एक्सपेंशन जब ही करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सवाल में लिख दो कि एक्सपेंशन नहीं करना, आपको एक्सपेंशन जब ही करना चाहिए आफ्टर केयरफुली कंसिडरिंग दिस एंड दिस रिस्क। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जिसने मुझसे ये बात करी क्वेश्चनिंग द क्वेश्चन, उसको ये बात समझ में आ गई? एच। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शायद मेरे साथ पहले भी पढ़ा है सब्जेक्ट को, क्योंकि ये मैं अक्सर कहता हूँ, डोंट चैलेंज द एग्जामिनर, डोंट चैलेंज द एग्जामिनर। ये बात की जाती है मेरी तरफ से, ठीक है? तो नहीं, यहाँ पे मैंने चैलेंज नहीं किया, ठीक है ना, समझ में आई बात? मैं यहाँ पे मैंने मैंने सिनारियो को देख के ना अपनी अपनी स्ट्रेटेजी डिवाइस की। सिनारियो में जो बात की गई है मुझे वो बात करनी है, सिनारियो में जो बात कम की गई मुझे वो नहीं करनी। आज आप अब देखें, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, और मेरा हमारा जो इंट्रोडक्टरी सेशन होता है या जो आपकी पहली क्लास होगी उसमें आपको पोर्टल पे भी, और हम लाइव क्लास भी एक लेंगे स्टार्ट में, और फिर मेरी जो लाइव क्लासेस किस तरह चलेंगी वो मैं आपको बताऊंगा, किस चीज पे फोकस किया जाएगा। तो वहां पे और बहुत सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस होंगी, लेकिन आपके सामने जो ये पूरी तमहीद मैंने बांधी है, इसमें इसमें मैंने सिर्फ आपको अलर्ट करने की कोशिश की है कि सर, फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट इज कि आपको रैंडमली नहीं चलना, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। आपको रीडिंग की आदत डालनी है। अच्छा, रीडिंग की आदत कैसे आएगी? जैसे सर ने कहा कि भाई आप है ना सिर्फ और सिर्फ आई कैप के ना देखें, आपको आईसीडब्ल्यू के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर मुझे मेरे पास आईसीडब्ल्यू भी है, आपकी एमएसए 2 की बुक भी है, और आई कैप का जो है ना अपनी वर्क बुक भी है, तो मुझे किस तरीके से लेके चलना चाहिए? क्या ये सारे, और फिर आईसीडब्ल्यू का अपना क्वेश्चन बैंक और वर्क बुक भी है, तो मुझे क्या करना चाहिए?
इसका मैं जवाब ये दूंगा कि देखें, जब आपने ऑब्जेक्टिव समझ लिया ना, तो उस ऑब्जेक्टिव को ना अचीव करने के लिए एक पर्टिकुलर टूल है। आईसीडब्ल्यू को मैं कहता हूं कि उसका टेस्टिंग मेथड डिफरेंट है। उसका उसका जो आईसीडब्ल्यू किट की जो है ना, आपको हार्ड कॉपीज, वैसे तो आप देखें सॉफ्ट में आपको देखना है तो सॉफ्ट में आप आदत डाल लें। अगर हार्ड कॉपीज बिल्कुल अच्छी बात है, तो हार्ड कॉपीज नॉर्मली मिल जाती हैं, जैसे कराची में यहाँ पर प्रोफेशनल बुक डिपो करके है, वहां पे भी मिल जाती है। और मतलब आईसीडब्ल्यू की किट मिल जाती है, जहाँ पे एसीसी वगैरह की या आईसीडब्ल्यू की तैयारी होती है ना, वहां पे आपको ये मिल जाएगी किट। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली देखो, आपका ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको रीडिंग की आदत डालनी है। तो भाई रीडिंग तो एक ऐसी चीज है, मैं कहता हूँ कि ना ये आपको पूरा का पूरा सवाल सॉल्व करना है ना, एक लग्जरी है ना। हर वक्त नहीं कर सकते। हर वक्त आप क्या काम कर सकते हैं? आप रीडिंग कर सकते हैं। और रीडिंग को अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग के थ्रू करें। अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग में कई दफा डिस्कस कर चुका हूँ आपको। आप है ना सिर्फ जो भी पढ़ रहे हैं उसमें से जो भी कीवर्ड आ रहा है अनस्ट्रक्चर्ड वे में लिख रहे हैं। इस वजह से कि राइटिंग की अपनी मेमोरी होती है। तो आपको सिर्फ ये नहीं करना कि मैं इस डॉक्यूमेंट को बाद में रेफर करूंगा, नहीं, ये कोई रीजन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप उस यानी कि इससे ना आपको दो दो फायदे होंगे। एक तो आपको नींद नहीं आएगी, आप है ना इंगेज रहेंगे। आप लिख रहे होंगे तो जाहिर सी बात है आप अपने आप को इंगेज रखेंगे। दूसरा ये कि ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स, जार्गन्स, पर्टिकुलर कोई सिनारियो वो आपको याद होता चला जाएगा। तो ये बड़ा फायदा होता है इससे। आप अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग के साथ रीडिंग करें। तो आईसीडब्ल्यू की किट को मैं कहता हूँ दैट इज द सोर्स ऑफ योर लर्निंग। यानी कि वहां पे आपके पास इंडस्ट्री नॉलेज मिलेगी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स जो है कि आपने कभी डिस्कस नहीं की वो आपको मिलेंगी, बहुत सारे सिनारियोस वो आपको आपको मिलेंगे। तो दैट इज एक्चुअली द लर्निंग बैंक। तो आपको ज्यादा से ज्यादा वहां से पढ़ना है। वहां पर आपको, नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो नहीं, मेरी बुक जो है ना, किस वजह से जो है ना, ये हमारी बुक जो है आपको एज अ प्राइमरी सोर्स नहीं होना चाहिए। प्राइमरी सोर्स आपको आईसीडब्ल्यू रखना है। हालांकि हमारी अपनी बुक है, हम कह सकते हैं कि प्राइमरी नहीं। जो बुक बनाने की जो असल वजह थी वो डिफरेंट थी, और वो मैं आपको बताऊंगा कि उसको यूज किया है। लेकिन अभी आप जो आपको मैं बात कह रहा हूँ कि आईसीडब्ल्यू में आपको इंडस्ट्री नॉलेज मिलेगी, आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा से ज्यादा मिलेंगी, आपको सिनारियोज बहुत सारे मिलेंगे। तो दैट इज एक्चुअली योर लर्निंग बैंक। तो ज्यादा से ज्यादा वहां पढ़ना है, वहां प्रैक्टिस इतनी उससे नहीं करनी। आईसीडब्ल्यू क्वेश्चन बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक। वर्कबुक है, वर्कबुक को बिल्कुल रेफर करना है। और उसको रेफर करने का तरीका यही है कि हमने अपने लेक्चर्स में बाकायदा थ्योरीज, हर चैप्टर के एंड में आपने देखा होगा ऑप्शनल मैंने कुछ चीजें रखी हुई है, खासतौर पे एसपीएम में। तो वो ऑप्शनल वही वाली है जो थ्योरीज है। आप देखें, अगर आपकी थ्योरीज अच्छी नहीं है तो आपको वो लेक्चर्स देखना चाहिए। और मैं रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट चैप्टर नंबर 1 तो पूरा ही देखें विद थ्योरी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यार मुझे अगर थ्योरी में खुद से भी पढ़ रहा हूँ ना, घर पर सेल्फ स्टडी भी कर रहा हूँ, तो किस तरीके से अप्रोच करना है थ्योरी को। सही है। तो तो बेसिकली थ्योरीज आपने रिवाइज करनी है, तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, थ्योरी भी देखनी है आपने, आपने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन देखने हैं। प्रैक्टिस का जो प्राइमरी सोर्स है, लर्निंग का प्राइमरी सोर्स आईसीडब्ल्यू की क्वेश्चन बैंक एंड वर्कबुक। प्रैक्टिस का प्राइमरी सोर्स आई कैप के पास पेपर्स। ठीक है। अब आ जाते हैं हमारी बुक। हमारी जो बुक है ना, वो आप समझ लें रिवीजन किट है। अच्छा, उसमें हमने ना एक और चीज भी की है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि आपको एससीडब्ल्यू से बिल्कुल नहीं देखने, और सिर्फ आपको यहाँ पे मिलेंगे। दैट इज एक्चुअली चैप्टर नंबर 1 और 2। अच्छा, जब स्टार्ट करें ना, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये चैप्टर पार्ट ए है जो, उसमें खास तौर पे ये इंट्रोडक्शन, रिसर्च वर्क, सही है, ये जरूर देखिएगा। मतलब ये अच्छे तरीके से आपको समझा देगा कि एमएससी टू बेसिकली है क्या। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेटेजिक डाटा एनालिसिस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक स्ट्रेटेजिक डाटा एनालिसिस है। ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक डाटा एनालिसिस जो है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी बुक में आपने देखना है, आपको आईसीडब्ल्यू से नहीं देखना। इसी तरह अगर आप आ जाएं इधर, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये भी सिर्फ और सिर्फ आपको हमारी बुक से देखना है। तो ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं, चार चैप्टर्स बल्कि मैं कहूंगा, इंट्रोडक्शन, रिसर्च वर्क, स्ट्रेटेजिक डाटा एनालिसिस वाला, और ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ हमारी बुक से। हमारी बुक सॉर्ट ऑफ रिवीजन किट है। अच्छा, एक काम हमने और किया हुआ है हमारी बुक में, वो ये है कि हर चैप्टर के एंड में, हर चैप्टर अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर मैं आपको एक चैप्टर भी दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से ऑपरेट कर रही है हमारी बुक। यहाँ पे अगर चलें, ये तो देखें वो है जो आपको एमएससी 2 समझाना, समझने के लिए आपको ये देखना है। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। अच्छा, अब देखें हर सेक्शन को डिस्कस किया है।
सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है, और हर सेक्शन में स्टार्ट में ये क्वेश्चन बेसिकली ये है कि यहाँ पे इस सेक्शन में हर चैप्टर के हर सेक्शन को डिस्कस किया है कि इस सेक्शन में क्या क्या डिस्कस होने जा रहा है, और फिर एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। मतलब ये चीजें ना थोड़ा आगे जाकर है। थ्योरी जो है ना यहाँ पे बड़ी शॉर्ट से डिस्कस की गई है। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पहले यहाँ से देखें, दैट इज एक्चुअली रिवीजन, या कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। अगर आप देखें ना कि स्ट्रैटेजी का जो की कंपोनेंट है वो ये होता है कि कॉम्प्लेक्स होती है, अनसर्टेन होती है, ऑपरेशन डिसीजन मेकिंग इसमें होता है, और इंटीग्रेटेड अप्रोच है, और दैट स्ट्रेटजी हैज इम्प्लीकेशन फॉर चेंज। तो ये पांच बेसिकली, चार या पांच कीवर्ड्स थे जो कि स्ट्रेटजी अगर आपने देखी भी होगी तो आपको जल्दी से यहाँ पे रिमाइंड हो जाएगा, आप उसको रिकॉल कर लेंगे। तो ये इसके लिए, लेकिन ये देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एग्जाम सिनारियोज डिस्कस किए गए हैं कि आपको पता चले कि हर सेक्शन में क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी तरह सेक्शन के एंड, जब चैप्टर एंड होता है, तो आपके आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, की एग्जांपल्स वो यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है। उसके बाद एक और बात की गई है कि हर इंटरेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या डिस्कस हुआ है, दैट इज एक्चुअली ब्रीफली डिस्क्राइब्ड हियर। सर टेस्ट क्वेश्चन एक अच्छा काम और हुआ है कि आईसीएड बेसिकली हर चैप्टर के एंड में आईसीडब्ल्यू क्वेश्चन बैंक है ना, उसका एक खास क्वेश्चन, उसका एक खास टास्क, यानी कि खास रिक्वायरमेंट, वो यहाँ पे जो कि इस चैप्टर से रेलेवेंट है वो भी यहाँ पे डाल दी गई, ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, आपको क्या क्या चीजें यहाँ नहीं मिलेंगी? आपको जाहिर सी बात है यहाँ पे रिप्रोडक्शन पूरी आईसीडब्ल्यू की नहीं मिलेगी ना, आपको क्वेश्चन पूरा मिलेगा यहाँ पर। दैट इज एक्चुअली, क्योंकि पहले तो ये हमने जब बुक इंट्रोड्यूस की थी तो हार्ड बाउंड थी, अभी भी बहुत सारे लोग हार्ड में यूज करते हैं, तो वो पेपर्स जाया, जाहिर सी बातें होते हैं कि मैं एक ही चीज वहां पे भी रिप्रोड्यूस करूं, तो ऑब्वियसली वो चीज आपको यहाँ नहीं मिलेगी। आपको वो आईसीडब्ल्यू से ही देखना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक से ही, पूरा क्वेश्चन भी पूरा आंसर भी। यहाँ पर जो मैंने आंसर दिए हैं इंटरेक्टिव क्वेश्चन के, वो की पॉइंट्स है। अगर आप देखेंगे इंटरेक्टिव क्वेश्चन तो वो आपको की पॉइंट्स नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? की पॉइंट्स। की पॉइंट्स का अगेन मतलब ये है कि दैट इज ब्रीफली डिस्क्राइब, पूरा पूरा क्वेश्चन या आंसर नहीं है, ब्रीफली आपको ब्रीफ समरी टाइप यहाँ पे चीजें मिलेंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको प्राइमरी सोर्स इसको नहीं बना। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वापस। हर क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, एक अप्रोच है, वो भी डिस्कस की जाएगी, व्हाट, हाउ, व्हेन एंड सो व्हाट अप्रोच। अब एक लास्ट बात पे आ जाते हैं, और वो बात ये है कि सर मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं फेल क्यों हुआ। तो देखें, इसको जानने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि देखें, इस वक्त आपके जहन में फिर भी है ना काफी हद तक फ्रेश होगा जो आपने एग्जाम में वहां पे पेपर दी। अगर मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, या थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं, या फोर्थ दे रहे हैं, मतलब वो रिपीट दे रहे हैं, तो वो ये करें कि बाकायदा पेपर को, उस क्वेश्चन, किसी भी खास क्वेश्चन को, चाहे आप क्वेश्चन नंबर 1 ले लें, या इवन कोई पार्ट अगर आपको लगता है जिसमें खास तौर पे आपको डाउट है, या ऐसा भी बात औकात होता है कि आपको डाउट नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि डाउट नहीं है, ऐसा भी होता है कि आपको डाउट नहीं है, आपने आंसर वो आपको लगता है सही किया है, लेकिन उसमें गलतियां हो सकती हैं। तो आप ये करें कि क्वेश्चन नंबर 1 एटलीस्ट ना अटेम्प्ट करें बाकायदा। सही है। और वो अटेम्प्ट करके आप मुझे भेजें, और मैं उसको जरा देखूंगा कि वहां कहाँ पे मिस्टेक्स हुई हैं, और क्या आपकी आंसर्स में मुझे जो नजर आया कि गलतियां हैं जिसकी वजह से आप शायद फेल हो। सही है। तो यही सिर्फ जानने का एक तरीका है। बाकी मैंने बता दिया कि भाई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, और काफी डिटेल में डिस्कशन होगी। हमारी जो पहली क्लास है वो स्टार्ट ही इस बात से होगी कि भाई आपने पढ़ना किस तरीके से है, और मैं कोशिश करूंगा कि लाइव आ जाऊं और एक दफा दोबारा रिफ्रेश कर दूं सिर्फ उस बात को, ये इसी चैप्टर को जिसके बारे में बात कर रहा था, और अच्छे तरीके से आपको एमएससी 2 समझ में आ जाए। तो एक शॉर्ट क्लास में ले लूंगा 30 to 40 मिनट्स की। हमारे पोर्टल पे आपको तमाम लेक्चर्स कवर्ड मिलेंगे। मैं जो लाइव क्लास लूंगा वो खास तौर पे मैं आऊंगा इस बात के लिए कि बाकायदा एक आपको होमवर्क दिया जाएगा। वो होमवर्क आपने जो क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करके आंसर भेजे हैं उसको डिस्कस किया जाएगा, लाइव एनालिसिस किया जाएगा आपके आंसर्स का, और लाइव एनालिसिस करते वक्त आपकी कुछ क्यूरीज होंगी तो वो डिस्कस किया जाएगा। तो वहां पे जो काम होगा स्पेशली यही होगा। जी बिल्कुल, सेल्फ स्टडी वाले आईसीडब्ल्यू वर्कबुक, क्वेश्चन बैंक, और पास पेपर्स करें। बिल्कुल। सर अगर क्लासेस लेनी लेंगे तो एक मंथ, क्या कहा, एक मिनट, एक मंथ पहले अगर क्लास लेंगे, एक मंथ पहले खत्म होंगी क्लासेस तो दूसरे पेपर, बिल्कुल बिल्कुल। क्लासेस देखें, एक तो बात ये अच्छी बात ये है कि क्योंकि दैट विल बी आवर, हाँ, लाइव एनालिसिस इज अ ग्रेट आइडिया, बल्कि मैं ये करता हूँ, मतलब ये लास्ट अटेम्प्ट में भी किया है हमारे हर बेसिकली सेशन में, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि देखें हर दफा ना वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। तो
जितने भी लेक्चर्स हैं ऑलरेडी पोर्टल पे अवेलेबल हैं, वहां पे तमाम थ्योरीज भी डिस्कस हुई भी हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस किए हुए हैं। तो रादर देन कि मैं आपको कोई नया क्वेश्चन ऐड करूं या कोई नई चीज, या फॉर एग्जांपल उसी बात को रिपीट करूं जो ऑलरेडी पोर्टल पर है, मैं अब क्या करता हूं कि लाइव आता ही इसलिए हूं कि आप लोगों के आंसर्स को लाइव डिस्कस किया जाए। और इससे भी ये होता है फर्स्ट फेज। सेकंड फेज में मैं ये करता हूँ कि बाकायदा किसी एक बच्चे जो भी लाइव होते हैं उसमें से किसी एक बच्चे को बुलाया जाता है और उससे सवाल सॉल्व करवाया जाता है कि भाई आप बताओ, आप मुझसे सॉल्व करवाओ। मैं लिखता हूँ वहां पे और मुझे बताता है वो, या वो खुद लिखता है और अपनी स्क्रीन शेयर करता है और फिर मैं उसको करेक्ट करता हूँ। तो बेसिकली यही काम हमारा थ्रू आउट सेशन होता है, क्योंकि अब हमारा ज्यादा फोकस इसी चीज पर है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो अवेलेबल है। तो अब हम इसको एज अ लग्जरी लेते हैं कि यार सब कुछ अवेलेबल है, तो क्यों ना लाइव में ये काम कराया जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो हम ये काम कराते हैं। इसके अलावा अगर आपको मैंने दिखाया है कि भाई मैंने आंसर इस तरीके से चेक किए जाते हैं, ये देखें आंसर चेक हुए हैं और ये आप लोगों के बाकायदा दिए जाता है। असाइनमेंट्स डिस्कस की जाती हैं। असाइनमेंट्स बेसिकली थ्रू आउट सेशन हमारी चल रही होती है, और वो असाइनमेंट्स जैसे मैंने बताया लाइव भी डिस्कस होती हैं और आप लोगों के साथ आंसर को चेक करके शेयर भी किया जाता है। तो ये इस पे फोकस हमारा ज्यादा होता है। और बाकी चार चीजें जो है पोर्टल पे अवेलेबल है, कुछ क्वेरीज अगर होती हैं तो वो हम जवाब देते हैं। अच्छा, किसी का कोई खास क्वेश्चन तो मुझे बताएं, बाकी फिर हम क्लोज करें। आप लोगों का अगर क्वेश्चन है तो मुझसे डिस्कस कर लें, वरना आप क्लोज करें। जी। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज? अगर कोई लाइव बात करना चाहता है तो बात भी कर सकता है। वो आना चाहता है तो मुझे बताएं। अलीना, अम्मार, आयशा, फजल। अच्छा, ये जितनी भी बातें की वो सारी समझ में आ गई ना, या कोई ऐसी बात भी है कि आप समझते हैं कि यार थोड़ा सा कंफ्यूजन है? हाँ, स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। मरियम, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप वॉइस नोट दे दें। बिल्कुल, अगर ज़रूरत पड़ी तो डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस कि आप मुझे वॉइस नोट भेज दें, उसमें डिटेल बात भी हो जाती है और मैं डिस्कस भी कर दूँ। टॉपिक रिवाइज करें बिल्कुल। टॉपिक का मतलब ये है कि आईसीडब्ल्यू के, अच्छा आईसीडब्ल्यू के जो है ना 8 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक। इसके अलावा चैप्टर नंबर 10 है आई थिंक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर इसके बाद एथिक्स वाला चैप्टर। ठीक है। ये कोई 7 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर मैंने अपने अपनी बुक से बता दी। ये टोटल 11 चैप्टर हैं, जिससे आपको रिवीजन भी करना है, आपके टॉपिक्स भी रिवाइज होंगे, वहाँ पे इंटरेक्टिव क्वेश्चन भी है, सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन भी है। और इसी यानी कि आइडिया पर या इसी अप्रोच के साथ हमारे पोर्टल पे भी लेक्चर है। ठीक है। हाँ, जैद बताओ क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा, इसके बाद आप कह रहे हैं सर लास्ट टाइम कोर्स सर, मेरे एसपीएम फोर्थ अटेम्प्ट में निकला है, तो मेरा एसपीएम वीक है काफ़ी ठीक है, एसपीएम अगर वीक है तो आप सारे लेक्चर्स लें, थ्योरी हमने काफ़ी डिस्कस की है, हमारे पोर्टल पे लेक्चर्स हैं। ठीक है। और इसके अलावा हम लाइव एनालिसिस भी करेंगे, तो उससे भी आपका मसला हल हो जाएगा। सर लास्ट मेनी टाइम से कोर्स ले रहा हूँ, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि एक्सेस मिल जाए टू लेक्चर? हाँ बिल्कुल, मिल जाएगा आपको। आप सर से उसे या एडमिन से बात कर लें, मिल जाएगा। अच्छा सर, इफ वी आर टेकिंग क्लासेस फ्रॉम यू देन योर बुक इज द ओनली स्टडी मटेरियल वी हैव टू यूज? नहीं जवेरिया, ऐसा नहीं है। मैंने तो काफी डिटेल में बताया कि प्राइमरी सोर्स आपका एसएडब्ल्यू का क्वेश्चन बैंक हो। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा। मैंने बताया तो सही कि आईसीडब्ल्यू की वर्कबुक और क्वेश्चन बैंक इज योर लर्निंग सोर्स, आई कैप का जो पास पेपर्स है योर प्रैक्टिस सोर्स, और जो मेरी बुक है दैट इज एक्चुअली रिवीजन, और उसमें कुछ आगे के काम हुए हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको देखना है कि इंटरेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या डिस्कस हुआ है, तो वहाँ पे इंटरेक्टिव क्वेश्चन की ब्रीफ समरीज आपके पास मौजूद हैं। और हर चैप्टर को सेक्शंस में डिवाइड किया है, और हर सेक्शन में ये डिस्कस किया है कि एग्जाम सिनारियोज वहाँ पे क्या क्या हैं, टेस्ट हो सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको इन एडिशन टू मिलेंगी, लेकिन दैट इज प्राइमरली योर सोर्स ऑफ रिवीजन। ठीक है। तो ये मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया। पहले टॉपिक रिवाइज करें फिर बुक पर बुक करें, ये मैंने बता दिया। सर आई फ्यू क्वेश्चंस। जी बताएं क्या क्वेश्चन है जैद? आईसीडब्ल्यू का मटेरियल प्लीज बिल्कुल कर देंगे। सर आप लाइव क्वेश्चन ड्राफ्ट करना बताएंगे, मतलब आप हमें कुछ क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करवाएंगे? जी बिल्कुल, आपसे कंप्लीट सॉल्व करवाए जाएंगे क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करवाएंगे।
लेकिन वो मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चंस हो। बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो एंड में 2-3 क्लासेस होती हैं, जिसमें एक फॉर एग्जांपल आई कैप का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो हम पूरा सॉल्व करवा देते हैं। एक दो लेक्चर्स ऐसे भी होते हैं, लेकिन थ्रू आउट जो जो सेशंस हैं वहाँ पर छोटे छोटे इंटरेक्टिव सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करवाए जाएंगे। या आई कैप का क्वेश्चन का कोई एक पार्ट, दो पार्ट्स हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया, आपको होमवर्क दे दिया और वहाँ पे हम डिस्कस किया करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है फजल। ठीक है जैद सर, विच रीड वुड बी कवर्ड बाय यू एंड सर सोट एरियाज। क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट पोर्टल पे सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट वीक मेरी जो क्लास होगी आने वाले हफ्ते में, यानी इस हफ्ते नहीं, उससे नेक्स्ट वीक, उसमें मैं बेसिकली आप लोगों के साथ बाकायदा होमवर्क शेयर करूंगा। पहले 1 वीक का टाइम होता है आपके पास, वो होमवर्क करके आएंगे आप, और फिर मैं वो एरिया डिस्कस करूंगा। बल्कि नेक्स्ट वीक में हम बल्कि हाँ स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्टरी, यानी कि वो जो आपसे 30 मिनट्स या 40 मिनट्स की एक सेशन होगा, जिसमें आपके सवालात फर्दर और MSc2 को फर्दर मैं अप्रोच डिटेल में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। रिमार्क अच्छा बिल्कुल, आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। रजिस्टर्ड ग्रुप में नॉर्मली हम शेयर करते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स हम जनरल ग्रुप में भी शेयर कर दिया करते हैं। ठीक है, अलीना खालिद सर, आपके लेक्चर में थ्योरी डिस्कस होगी तो क्या हम ऐसे भी करें? देखें, हमारे लेक्चर में जब आप थ्योरी डिस्कस करेंगे और देखेंगे ना, तो आप यकीन करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चैप्टर पढ़ने में 3-4 घंटे लग जाते हैं, तो वो सिर्फ आपने वो एक दफा हमारी क्लासेस में ले लिया, तो देखें उसके बाद आपने रिवाइज तो करना है ना। तो जब आप रिवाइज करेंगे ना दोबारा से, तो आपको वो 1 घंटे के अंदर, अगर पहले 3-4 घंटे लगते थे तो आधे 1 घंटे के अंदर रिवाइज हो जाएगा। तो ये फायदा होगा। रीड तो करना पड़ेगा खुद से, लेकिन वो रिवीजन वाला मोड होगा, वो नए तरीके से आप नहीं पढ़ोगे। तो ये फायदा हो जाता है जब आप हमारे लेक्चर्स में लाइव रीडिंग या लाइव, सॉरी लाइव बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर जो हैं वो थ्योरीज वाले लेंगे। सर डू यू सेंड वॉइस नोट्स फॉर रिवीजन? हाँ बिल्कुल, वॉइस नोट्स मैं शेयर करता हूँ। अच्छा एक और, हाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक एक अच्छा तरीका भी हमने, एक जबरदस्त तरीका शुरू किया हुआ है, दैट इज एक्चुअली स्टोरीज। क्योंकि मैं कहता हूँ ना कि यार हम हमें पढ़ने की आदत तो करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, ये स्टोरीज वगैरह डेवलप की हुई है हमने, उसको हमने काफ़ी हद तक एक स्टोरी बुक बना ली है, और सारे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। तो वॉइस नोट्स की जगह पर, क्योंकि वॉइस नोट्स में ना सिर्फ आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे, ये जो स्टोरीज है ना, इसमें सिनारियोज होते हैं इंटरेस्टिंग, और फिर इसमें ये होता है कि आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाता है, आप थ्योरी भी पढ़ लेते हो, रीडिंग भी हो जाती है, सब हो जाता है। दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द एग्जाम्पल, ये स्टोरी है। तो ये मैं वॉइस नोट्स की जगह पर, ये हमने खुद से इंटेंशनली वॉइस नोट्स को बंद किया था हमने, और फिर ये स्टोरीज बनाना शुरू करी, जो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर होंगी, जो आप लोग जब हमसे पढ़ रहे हो। ठीक है जी, तो ये भी एक मैंने आपको, मुझे याद आया आपको बता दूं। अच्छा इसके अलावा और क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं? पेपर ओपन बुक है तो बुक तो पेपर में केस, देखिए 1 मिनट आखिरी बात कर दूं, इसके बाद हम क्लास ऑफ करते हैं। हाँ आप इनरोल नहीं है बिल्कुल, जो हमारा जर्नल ग्रुप है, उसमें जर्नल चीजें हमें शेयर कर रहे होते हैं हम लोग। आप रजिस्टर्ड ग्रुप में आएंगे तो जाहिर सी बात है स्पेसिफिक चीजें शेयर होंगी। अच्छा फजल, इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी, और फिर इसके बाद मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। एक मजे की बात बताऊंगा और गौर से सुनिएगा, और आप लोगों का बड़ा शुक्रिया, आप एंड तक रहे। बस एक बात आखिरी सुन लें। देखें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं वहां पर ना बुक जाके रेफर करूं। मैं ये कहता हूँ देखो, इतनी तैयारी हम कर ही इसलिए रहे हैं कि वहां पे बुक यूज ना करनी पड़े, दो ये ओपन बुक पेपर, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखो जब आप बुक यूज करोगे ना, आप 2-3 चीजें ऑब्वियस है, आपका टाइम लगना है, एक्स्ट्रा टाइम लगना है, सही है। आपने वहां पर रेफर करना है तो ढूंढना पड़ेगा। अच्छा बहुत सारे लोग होंगे चिट। अब मजे की मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, अपनी जिस अटेम्प्ट में मैं पास हुआ था, सही है, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हुआ ये कि भाई बहुत मैंने ना काफी तैयारी की थी, और वो जमाना याद रखिएगा जब ज्यादा टीचर्स नहीं थे, हमें समझ में, यानी कि ये शुरू की अटेम्प्ट्स की बात है। तो हमने खुद से सेल्फ स्टडी करके गए थे, तो मैंने चिट्स लगाई थी, और पता नहीं ICW की वर्क, हर जगह चिट्स थी। भाई ये कॉन्सेप्ट है, ये तक था कि किस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है, चिट में सब कुछ था। मैं पेपर में गया, जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ, मैं अक्सर बोलता हूँ भाई आपने बुक नहीं उठानी, आपने पेपर को पढ़ना शुरू करना है। लोग क्या करते हैं, बुक उठा के ना वहां से बस जल्दी जल्दी रिक्वायरमेंट देखी और देखना शुरू कर देते हैं। दैट इज एक्चुअली किलर थिंग, ये बिल्कुल नहीं करना, डेंजरस है ये। ये क्यों डेंजरस है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा वहां पे सबने बुक्स निकाली, मैंने भी निकाल ली, तो मैं वहां पे ना पढ़ने लगा। अच्छा अब
यकीन करें 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे थे आंसर जो कि डायरेक्ट आ गए थे, डायरेक्ट आ गए थे आईसीडब्ल्यू की क्वेश्चन बैंक से। तो अब मैं जो है ना करने लगा। अच्छा, मैंने इस चीज की भी प्रैक्टिस की थी। बहुत सारे लोग इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करते। अगर यूज करना है ना, उसका भी एक तरीका है। इस चीज अगर आपको यूज करना है ना, एक एडिशनल प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। वो पता है क्या है? वो ये है कि आपने फॉर एग्जाम्पल देख लिया कि यार ये आंसर वहां पर है या ये कॉन्सेप्ट वहां पर डिस्कस हुआ है, एज इट इज तो वहां पे कॉपी नहीं कर सकते ना। आपको उसको उसको बाकायदा अमेंड करना पड़ेगा। उस सिनारियो में उसको लेके आना पड़ेगा जो आई कैप में आया है या आपके एग्जाम पेपर में। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है। तो आपको इसकी एडिशनल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? समझ में आ रही है कि भाई आपने वहां से पहले देखा इतना सही है, और फिर वहां पे उस सिनारियो में लाके उसको कोड करना है। अच्छा, अब है ना, ये एक तो इसकी एडिशनल प्रैक्टिस। अच्छा, अब इसका ये रिस्की क्यों है? इवन आपने प्रैक्टिस भी कर ली, मैं इस चीज की प्रैक्टिस भी करके गया था। मैं वहां गया और मैंने लिखना शुरू किया। अच्छा, जब मैंने लिखा, अल्लाह ताला ने पेपर पास कराना, तो इत्तेफाक से मैंने जो बोला यार 2-3 लाइनें लिखी, जरा देखूं। कुछ मैंने पैराग्राफ लिखे हैं, देखूं मैंने क्या लिखा है। तो मैंने देखा ना, फौरन से मुझे ना 2-3 चीजें नजर आई। सर मैंने ना कोट एंड कोट वहां से आईसीडब्ल्यू से उस कंपनी का नाम लिख दिया था। सही है। जो वहां पे डिस्कस हुई थी, मेरी कंपनी यहाँ पर एबीसी थी, मैंने XYZ लिख दी। अब मैंने ये सोचा, उसी वक्त जहन में आ गया कि भाई ये तो मैं इस तरह की गलतियां कर रहा हूँ जो कि ऑब्वियस है। ये तो बहुत ज्यादा हो रहा होगा, इसका मतलब कि भाई जो चीज सिनारियो में, इस सिनारियो में रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि वहां पे। अच्छा, अब है ना, ये भी चीज इंपॉर्टेंट होती है, आपको प्रायोरिटाइजेशन भी करनी है, आंसर भी स्ट्रक्चर्ड करना है। कि स्ट्रक्चर्ड का आंसर का क्या मतलब है? आपके पास 5 पॉइंट्स आ रहे हैं। अब एक पॉइंट ना ज्यादा रेलेवेंट है, वो इसलिए ज्यादा रेलेवेंट है कि उसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है। वो सिग्निफिकेंस कैसे पता चलेगी ज्यादा है? उस सिनारियो में ज्यादा डिस्कस हुआ है, तो आपको उसको सबसे पहले लिखना है। फिर दूसरे नंबर पे लेस इंपॉर्टेंट, फिर थर्ड। उससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले डिस्कस कर ली, सबसे ज्यादा टाइम उस पर लगा दिया। एंड में जब आपके पास टाइम खत्म हुआ तो लेस रेलेवेंट चीजें बच गई। अगर वो आपने छोड़ भी दी तो मार्क्स नहीं कटेंगे। दूसरा फायदा ये हुआ कि एग्जामिनर को पता चलता है ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, दैट इज एक्चुअली प्रोफेशनल एंड दैट इज रिक्वायर्ड इन MSc2। तो अब वहां पे जब मैंने डिस्कस की, जाहिर सी बात है ये सारी चीजें गलतियां कर रहा हूँ। वो सिनारियो को मतलब आंसर को ना देखते ही पता चल जाएगा ये कॉपी हुआ है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो भाई इतनी ज्यादा तमीज बांधने का मतलब ये है कि आपने कोशिश ये करनी है एग्जाम में बुक खोलने की जरूरत ना पड़े, यूज ना करनी पड़े। अगर करनी पड़े तो बहुत ही मतलब कम चीजों के लिए। ज्यादा से ज्यादा फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ बुक यूज क्या कैसे कर सकते हैं। आपको ना याद नहीं आ रहा यार, पेस्टल में या कोई कॉन्सेप्ट है, वो याद नहीं आ रहा, तो उस कॉन्सेप्ट को आपने सिर्फ देख लिया कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। ये तो बिल्कुल नहीं करना कि कोई आंसर फला जगह पर है वहां से कॉपी कर लूँ। हाँ, ये आप जरूर कर सकते हैं कि यार वहां पे ये पॉइंट्स हैं जो आपने पहले से देखे हुए हैं, 10 दफा देखे हुए हैं। वहां पे सिर्फ आपने 30 सेकंड लगाया, 1 मिनट लगाया, आपने देखा हाँ यार, उससे ये होता है, रिफ्रेश हो जाता है माइंड कि ये पॉइंट है। तो अब लेकिन ये पॉइंट जरूर है, लेकिन आपने यहाँ पे अपने एक तो वर्ड्स में लिखना है, फिर सिनारियो के हिसाब से देखना है कि इन पॉइंट्स में से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, या कौन से पॉइंट बिल्कुल ही रेलेवेंट है जो मुझे लिखने ही नहीं है। आपको बात समझ में आती है? तो ये है बुक का यूज। वहां से लिखना कुछ भी नहीं है कभी भी। और जाहिर सी बात है, ये तो वैसे ही खतरनाक बात है ना कि आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा। मतलब खतरनाक इन दैट सेंस का, इसका मतलब है टाइम लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो ये तो वैसे ही एक जाहिर सी बात है, ये दैट इज नॉट रिकमेंडेड। मैं किसी को ये थोड़ी कह सकता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं याद आना चाहिए। तो कोशिश तो हमें यही करनी है ना, कॉन्सेप्ट सारे जहन में रखने हैं, है ना। वहां पे जाके मैं जाहिर सी बात है रिवीजन थोड़ी करूंगा एग्जाम में जाकर। सही है, तो ये दोनों ही चीजें रिबट करूंगा मैं। तो आपको बुक यूज कोशिश करना ना करनी पड़े। मैं इसी के साथ एंड करूंगा। इस वीक नहीं, उससे अगले वीक से हमारी क्लासेस स्टार्ट है। बाकी लेक्चर अवेलेबल है पोर्टल पे, आप उसको यूज करें। कोई भी किसी किस्म की क्यूरी आती है मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। आप प्राइवेटली आप मुझे जो है ना, बेहतर ये कि ग्रुप में किया करें, क्योंकि उससे होता ही है, नहीं बल्कि प्राइवेटली किया करें। मैंने उल्टा बोल दिया। उससे होता ही है कि आपकी क्यूरीज भी रिजॉल्व हो जाती हैं। और अगर ग्रुप में ना ज्यादा मूवमेंट से उसी चीज की हो, मेरी तरफ से मैं चाहता हूँ कि करस्पॉन्डेंस ज्यादा हो। अगर आप लोगों की तरफ से भी ग्रुप पे करस्पॉन्डेंस होगी तो उससे होगा ये कि ग्रुप लेस रेलिवेंट होता चला जाएगा। ये भी मुझे बड़ा, यानी कि उसमें शिकायत रहती है कि आप ग्रुप को कोई फॉलो ही नहीं कर रहा। तो प्लीज ग्रुप पे जो मैसेजेस करूँ, स्टोरीज शेयर करूँ, कोई वॉइस नोट शेयर करूँ, कोई चीज, तो उसको जरूर रेफर करें। ठीक है? तो मैं कोशिश करता हूँ मेरी तरफ से ही कॉरेस्पॉन्डेंस हो, और रेलेवेंट सिर्फ और सिर्फ MS2 की डिस्कशन हो। सही है, जाहिर सी बात है। और इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आपकी अगर कोई क्यूरी मुझे प्राइवेटली करें, ग्रुप में ना करें। उससे ग्रुप की रेलेवेंस कम होती चली जाएगी। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।